पेज नंबर 60 को सेकंड से ज्यादा पढ़ा दिया था। चलिए बेटे, पेज नंबर 62 थर्ड स्टैंडर्ड लिखा इट्स हेड ग्रीव स्टडी एंड अगेन इट वेंट। यानी आपको पता था लास्ट टाइम व्हेन आई टॉल्ड यू व्हेन इट फेल द स्पाइडर फेल डाउन, जब ये मकड़ी गिरी थी तो कहते थे इट स्टार्टेड फीलिंग डिजी दैट मोमेंट ना, कि इसको सर चकराने लगा। और जब ये कॉन्शियसनेस पे आई, मतलब व्हेन इट गॉट और इट रीगेन्ड हरसेल्फ, जब अपने आप को इसने काबू पाया, तो लिखा हुआ इट वेंट, दोबारा ये ऊपर चलने लगी एंड ट्रैवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, आधा गज का फासला इसने तय किया था। इट वाज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, यानी इट वाज अ वेरी सेंसिटिव पैसेज की बहुत नाजुक सा रास्ता था ऑन विच इट हैड टू वॉक, जिस पर इसको चलना था। यानी यहाँ जो ट्रेड का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से चलना, ये मीनिंग मिलेगी इसकी। लिटरल मीनिंग इसकी कुछ और होती है। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर्ड, और ये एक ऐसा रास्ता है वेयर शी विल और इट विल फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, जहां इसके पांव ने थकने हैं लाजिम है। अगेन इट फेल, दोबारा ये मकड़ी नीचे की तरफ आई, लेकिन अब जमीन पर नहीं गिरी। लिखा हुआ है इट स्वंग बिलो, मतलब वो जो डोरी थी उसमें वो झूल गई, वो डोरी जो है वो लहर गई, हिल गई डोरी। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, और दोबारा इसने क्या किया, जल्दी से चढ़ना शुरू कर दिया। टिल अप एंड डाउन, कभी ऊपर हो जा रही है, कभी स्लिप होकर नीचे हो जा रही है। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी तेज कभी बहुत ज्यादा स्लो। सॉरी, 9 brave attempts were counted। क्या मतलब 9 brave attempts were counted? यानी king was counted कि like the spider was trying, and spider had tried 9 times, मतलब 9 दफा उसने कोशिश की थी। और फिर लिखा हुआ sure cried the king, यानी बादशाह ने फिर अपने आप से मुखातिब होकर कहा, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हियर है कि that foolish thing will strive no more to climb, यानी उसके दिल में चल रहा था कि if the spider going to fall again, कि अगर ये दोबारा मकड़ी गिरेगी तो मेरे ख्याल में ये अब दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। and if it goes, अगर ये जाती है तो it is the foolish deed, कि ये सबसे बेवकूफों वाली हरकत होगी कि इसको दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कि अगर ये काम कर रहे हैं, we are not becoming successful, हम कामयाब नहीं हो रहे, तो we should give it up, हमें छोड़ देना चाहिए। ये लोगों की राय होती है। बहरा दोबारा पढ़ लो मैं, श्योर क्राइड द किंग दैट foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach and claim, यानी toils का मतलब होता है स्ट्रगल, कि जब ये मेहनत करती है just to reach, पहुंचने के लिए, लेकिन चिमट कर चल तो रही है and tumbles every time, और बार बार ये चारों शाने चित गिर जा रही है मकड़ी, तो अब इसको तो हार मान जाना चाहिए। but up the insect went once more, एक बार वो मकड़ी फिर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब वो अपने आप से कह रहा है अब मी इट इज एन एंशिएंट मिनट, यानी इट्स अ वेरी हाई टाइम फॉर मी, आई शुड प्लेज माई सेल्फ, मुझे इस बात का अहद करना है। क्या भाई, तो लिखा हुआ ही इज ओनली अ फूड फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, क्या मतलब इस जुमले का? एक कदम का फासला, जैसे मैं और आप कह रहे होते ऐसे ही है ना, लेकिन बताए वो एक कदम का फासला मकड़ी के लिए तो नहीं होगा ना। मतलब यूं कह सकते हैं कि लाइक इफ इट इज गोइंग टू हैव अ जंप देयर, सही है, जंप अगर करे वो तो एक कदम के बाद दूसरे कदम में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। और सी विल ही लूज और व्हेन इट, अपने आप से पूछा है कि लाइक बता जरा कि ये मकड़ी अपने मंजिल पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो लिखा हुआ स्टेडीली स्टेडीली इंच बाय इंच, यानी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक एक इंच का फासला उसने तय किया। हायर एंड हायर ही गॉट, यानी ऊपर से ऊपर की तरफ वो चढ़ता रहा। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, यानी शुरू के अंदर तो वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। कदम रखना मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, वो कदम उस तरह तो नहीं उठा रहा था लाइक एज वी टेक स्टेप, जब हम कदम उठाते हैं, नहीं, वो बहुत एहतियात के साथ, कभी गिर रहा था कभी संभल रहा था, तो बहुत एहतियात के साथ वो अपनी मंजिल के किनारे तक तो पहुंच गया था। लेकिन आखिरी जो स्टेप था ना, इट वाज अ बोल्ड स्टेप ना, उससे बहुत बड़ा कदम लगा, ना उसे आगे देखा ना पीछे देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसको किसी चीज का डर नहीं था, उसको अपनी मंजिल नजर आ रही थी। एंड इट हैड टू गो देयर, इसको अपनी मंजिल पे जाना था। एक जुमला कहता हूँ शायद समझ में आ जाए, जिनको मंजिल पे जाना होता है ना, वो सर्दी गर्मी बाहर खिदा नहीं देखते, हर मौसम में उनकी लगन अपनी जैसी है। हम वक्ती तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कीप ऑन चेंजिंग। पिछली क्लास के अंदर मैंने दो बातें बताई थी, लाइक पीपल दे कीप ऑन पोकिंग देयर नोज इनटू द आईज ऑफ अदर, लोगों के बातों में टांग अड़ा रहे होते हैं
अब हमें ये देखना चाहिए कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर किन के जाने से किन के आने से फर्क पड़ता है। आई नीड टू कंसीडर दैट। हम पूरी दुनिया का तो कहते हैं खंजर की चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, वो वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो पैसे था, आई कुड नॉट कन्वे लास्ट क्लास बिकॉज आई हैड नॉट टॉट यू पीपल हियर। याद रखिएगा बेटे, जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कंसिस्टेंसी जिसको मैं और आप उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप इन द माइंड कि हर एक को मुस्तकिल मिजाजी मिलती नहीं है, ये याद रखिएगा। और जिसको मुस्तकिल मिजाजी मिल जाती है ना, वो खाली हाथ नहीं रहता। I have read in many books और I have listened many time, मैंने सुना भी है कि अल्लाह ताला जिसको मुस्तकिल मिजाजी देता है ना, मुस्तकिल मिजाजी मतलब कंसिस्टेंसी, डॉगेडनेस, उसको अपना वली भी बना लेता है। एक ही काम को बार बार और बिल्कुल बगैर किसी हिचकिचाहट के करना। हमारे एक बड़ा बड़ा फिनोमिना गलत सा होता है ना, लाइक पर एक ही काम अगर 5 बार 6 बार कर ले, 2 महीने 3 महीने कर लेना, तो हमारे यहाँ लोगों को आदत होती है। खुद बंदा ना हो तो बोल बोल के आपको अजियत देंगे। पता है क्या यार, एक ही काम करते हो बोर नहीं होते। ये आजकल हमारे जमाने में एक ट्रेंड बना हुआ है। मैंने कहा एक ही काम करते हो बोर नहीं होते, तो मैं तो कहता यार तू एक ही घर में रहता बोर नहीं होता, घर छोड़ के भाग कब रहा के। कह रहा यार क्या बात कर दी। मैंने कहा शुरू तूने किया था ना, खत्म मैंने कर दिया। यानी कि इसी को कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। देखिए कतरा कतरा जब पत्थर पे गिरता है ना, तब जाके गढ़ा पड़ता है। आप पूरी बाल्टी क्या पूरे कनस्तर के अंदर ही पानी भरने के बाद पत्थर पे मारेंगे ना, वो आपको थैंक यू बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिफ्रेश कर दिया, अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। ये याद रखिएगा। लेकिन वही पानी, उसी बाल्टी का पानी, उसी बाउल का पानी अगर आप ऊपर से एक एक कतरा गिराएंगे ना, अगरचे गढ़ा ना पड़े, चले ठीक है मानते गढ़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम पत्थर को वो नरम तो जरूर कर देगा, नरमी आ ही जाएगी इसके। तो आप कतरा कतरा करके डोगेटनेस के साथ अगर कोई काम करेंगे ना, तो मंजिल तो आपको मिलनी है। वो आज नहीं 4 साल के बाद मिलेगी, बट यू विल अचीव इट आउट देयर। हमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। ट्वाइस वी वर्क हार्ड, ट्वाइस वी वर्क हार्ड, उसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिलती है ना, और 10 लोग हमें आ जाते हैं, फिर हमारे वो गम में कान भराई की रस्म शुरू हो जाती है ना हमारे यहाँ। और नहीं रिजल्ट सही नहीं आया, ये चल रहा है। अब वो इतनी अजियत पहले से पड़ी हुई होगी, फिर इतनी अजियत देकर पालेंगे भाई, कहाँ कहाँ का गम पाले। बंदा फिर क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, बेफर जाता है। नहीं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी तो खासियत मैंने देखी कि मैंने ये देखा जिसको मुस्तकिल मिजाजी मिलती है, जिसको इस्तिकामत मिलती है उस काम के अंदर, अल्लाह उसको अपना वली बना देता है। अब मैं आपको देना चाहूँ तो बंडल ऑफ एग्जांपल। देखिए बादशाह जो था पहले, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, ही थॉट कि आई विल गिव अप ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, अब मैं दोबारा बादशाह बनने की कोशिश नहीं करूंगा। आई वुड नॉट बी डूइंग एनी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय पीपल। मैं अपने लोगों के लिए कोई मेहनत नहीं करना, बस हो गया। बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब इसी सोच के तहत, या मकड़ी के बारे में तो यही सोच रहा ना कि 9 बार कोशिश कर ली है, अब ये 9th टाइम चल रहा है, अगर अब गिरती है और फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बेवकूफ हुई ना ये। तो यार एक काम बंदा कर रहा है, कामयाबी नहीं मिली, तो ही शुड गिव इट अप देयर। मेरे और आपके साथ यही वाला मामला होता है। अब जैसे मेरी सोच होगी मैं वैसी बातें कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अब वहां पे मसला क्या, देखिए बंडल ऑफ एग्जाम्पल है। मैं आपको जो मतलब किताबी एग्जाम्पल जो देखिए, सूरज रोज निकलता है ना, हाँ या ना, मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, दोबारा मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब। कभी सुना सूरज ना निकला? कभी जिंदगी में ऐसा होगा भी नहीं कि सूरज ना निकले। एक दिन क्या होगा, जहां से गुरूब होगा ना वहीं से बाहर आ जाएगा। दैट वुड बी द जजमेंट डे, कयामत का दिन होगा। अच्छा, आपने सुना सन इक्लिप्स होते हैं, सूरज को ग्रहण लगता है ना। ग्रहण में क्या होता है, सूरज की रोशनी तेज हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, इवन दो के खत्म हो जाती है, वक्त की तौर पर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। ऐसी है। समझाने के लिए फलसफे की अगर बात करूं तो भाई सूरज को अगर ग्रहण लग रहा है तो इसका रोशनी कम हो रही है, उसकी फ्रेशनेस कम हो रही है, तो इसका मतलब इट इज गेटिंग पेन। फलसफे की जबान बता रहा हूँ। रियल में उसको तकलीफ होती नहीं होती, वी हैव नो आइडिया, राइट। लेकिन उसको तकलीफ तो होती होगी ना भाई, लेकिन तकलीफ के बावजूद भी निकलता है। ऐसे ही है। कभी ऐसा कि नहीं यार रोज निकल निकल के बोर हो गए, काम कर दो, दुनिया वालों को मैसेज कर दो भाई मैं अगले हफ्ते नहीं निकलूंगा, अपना काम खुद चलाएगा। ऐसा हो सकता? मुमकिन नहीं है। अच्छा सोचे जरा, एक दिन सूरज ना निकले, पूरी दुनिया का निजाम रोक के रह जाए, हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट आवर डे। उसका निकलना हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, उसका डूब जाना हमारी जिंदगी का एंड होता है। ये याद रखिए।
और आपको तो पता है आपकी जो साइंस होती है माशाल्लाह इतनी पहुंची हुई माशाल्लाह साइंस, वो कहती नहीं यार जमीन और आसमान के दरमियान में ना बीच में ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, सूरज की रोशनी को फिल्टर करके नीचे भेजता है। इसकी ओरिजिनल रोशनी हमारा जिस्म बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, वेन फट जाए हमारे। हाँ हाँ, ये वेन जो है ना, ये वेन अंदर है, फट इसके जिसे तो हम लोग पिक्सल कह रहे होते हैं, वो फट के बाहर आ जाए भाई। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है सूरज, और सूरज के बाद वो जो ओजोन लेयर साइंस कहती है, मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट अभी कर ही नहीं। रोज निकलता है सूरज। जमीन में जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, आग की बारिश हो जाए आसमान से, कितने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, 10 लोग मर जाएं, 10 लोग जिंदा हो जाएं, उसका काम क्या है, रोज निकलेगा, रोज गुरूब होगा, वो किसी से कंप्लेन नहीं करता, उसकी मुस्तकिल मिजाजी देखी। अच्छा क्या सूरज अपने लिए निकलता है? सूरज बोलता नहीं यार अंधेरा बहुत है, मैं अपने आप को निकाल के अपने आप को रोशनी दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, वो मेरे और आपके लिए निकलता है। एक दिन ना निकले, कई वबाई बीमारी, वाइड स्प्रेड डिजीज पूरी दुनिया में फैल जाए, आधी से ज्यादा आबादी तो वैसे ही चली जाए। कितने सी क्रिएचर ऐसे हैं जो एक दिन में एक वक्त आते ऊपर सूरज की रोशनी को लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं नीचे। कितनी समुद्री मखलूकात की डेथ हो जाए, आपको पता है, एक दिन सूरज ना निकले तो। लेकिन सूरज भी अपने लिए निकलता नहीं है। दुनिया में वाहिद मखलूक इंसान है जो सारा काम सिर्फ अपने लिए करती है, बस इतनी सेल्फिश ये मखलूक है। वरना हवा ना अपने लिए बहती है, ना चांद अपने लिए निकलता है, ना सूरज अपने लिए निकलता है। ये जमीन में जो पौधे उगते हैं, दरख्त उगते हैं, ये अपने लिए नहीं उगते यार, ये तो मेरे और आपके लिए उगते हैं। सिर्फ हम लोग होते हैं अपने काम को अपने तक लिमिट रखते हैं। आपको मैं एक और चीज समझाता हूँ, ये भी वही फलसफा किताबों का है, बातें तो बहुत सारी करने की होती है, बट एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड देयर। आप जब सी साइड वगैरह पे जाते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर कुछ भी करने जाते हैं, आपका चेहरा अगर समुद्र की तरफ हो, यानी समुद्र की जो वेव्स आ रही है उनकी तरफ अगर चेहरा हो, तो आपको देखिए, मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी तो ये लगेगा ना, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई, अब ता हद देने का पानी है, ऐसे ही लगता है ना, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई है, सिर्फ पानी पानी, ऐसा ही है। यस और नो? हालांकि ऐसा होता तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ये रियलिटी है। अच्छा, वो जो वेव्स होती हैं, वेव्स आपने देखा, लहरें होती हैं, वेव, इसके ऊपर मैं कमेंट बहुत डिटेल कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ एट द मोमेंट। अब वेव्स का काम क्या होता है, एक कोने से चलती है, एक किनारे से, मतलब वेस्ट से चल रही है, ईस्ट पे आना है। अब ये वेव चलती रहती है, बनती रहती है, इधर टकराती है, वापस लौट जाती है, उधर टकराती है, वापस लौट जाती है, फिर इधर टकराती है। कभी अगर सुनो समुद्र में वेव ना बनी हो, वेव ने कभी बोला नहीं यार रोजाना इधर से उधर जाते, आज बोर हो गए, काम करते, एक हफ्ते तक वेव बनेंगे नहीं, पानी ठहर जाएगा ना, समुद्र की सारी मखलूकात मर जाएंगी, आपको बता। अच्छा, ये जो लहरें बहती हैं अपने लिए, दूसरों के लिए ना, कोई भी हो, मैं हूं आप हो, कोई भी, ऐसे ही है यार। वो एक काम कर करके थकती नहीं है, हम काम करके थक जाते हैं, उनको चोट लगती नहीं लगती, मैं इसके ऊपर फलसफे में यकीन माने नहीं आना चाह रहा, वरना बहुत सारे पॉइंट्स है कि आई कैन एक्सप्लेन विद यू। लेकिन मसला है कि व्हाट डू वी एक्सेप्ट फ्रॉम देयर, कि हम वहां से एक्सेप्ट करते क्या है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब बादशाह को लगा कि यार ये जो मकड़ी है ना, अब इससे हार मान जाना है। अब वो मकड़ी जानवर होकर भी कंप्लेन नहीं कर रही है, हम इंसान होकर भी कंप्लेन करते हैं। छोटी मोटी तकलीफ के अंदर वी कीप ऑन, वी बिकम द होल कंप्लेन पीपल आउट देयर। कैसे? सुनिए, बड़ा खूबसूरत सा जुमला लिखा है, बेटे समझने वाला जुमला, पेज नंबर 63 लिखा हुआ, ब्रावो ब्रावो, यानी शाबाश शाबाश, वेल डन, एप्लॉज है यहाँ पर। द किंग क्राइड आउट, उसे चीख करना मतलब कि ताली मारना शुरू कर दी। मैं आपको सीन क्रिएट करूं, आपको मतलब समझ में आ रहा है, मिसाल सोचो, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा हो, एक ओवर है या 3 बॉल है, 3 बॉल पे मिसाल पे 12 रन चाहिए, आखिरी विकेट, पाकिस्तान बैटिंग पे खड़ा है, बैटिंग पे है, उसी तरफ जो है, और इधर पे आफरीदी खड़ा है। आप देखिए पूरी दुनिया सिमट कर वहां जमा हुई होती जहां पर मैच हो रहा होगा, ऐसा ही है। मतलब उस वक्त सर्दी गर्मी भूख प्यास कोई एहसास नहीं होता। घर में भी कोई काम बोलता है ना, क्या क्या काम करे, चल जा, ये नजर नहीं आ रहा क्या, अगर कोई बड़ा कर देता ना तो मुंह बना, अम्मी यार क्या यार, थोड़ी देर 2 मिनट की बात है। अच्छा, कैमरामैन भी खेल रहा होगा, आखिर की 2-3 गेंदें वैसी देर से होती है, उधर फील्डिंग सेट है, कैमरामैन तमाशाइयों को दिखा रहा होगा, अजीबो गरीब खौफनाक किस्म के डायनासोर पेट करके आएंगे, दांत टेढ़े टेढ़े तो दिख रहे होंगे। कैमरामैन को देखिएगा, गेंद बॉलर ने गेंद कराई, शायद अफरीदी ने, उसको तो आपको पता, वो तो प्योर मतलब है पठान। उसका पहला कमेंट्री मैंने सुनी थी ना, लेट 90s के अंदर जब आया था, वो कहता था, आपसे पूछा शाहिद भाई आपका फेवरेट शॉट क्या था, वो कहता था कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द गैप एंड हिट सिक्सेस।
उसका जुमला सुने, समझ में नहीं आया होगा। उसने कहा पहले मैं गैप ढूंढता हूँ फिर छक्के मारता हूँ। मैंने कहा छक्के मारने के लिए तो गैप की क्या जरूरत है, बॉल तो डायरेक्ट ही बाहर जाएगी। साबित करता था प्योर है, प्योर बिल्कुल। गोल कमरे कोने में बैठा दो ना तभी बैठ जाएगा, अरे कमरा गोल है, ठीक है। अब उसने क्या किया, शॉट मारेगा ना बॉल ऊपर, कैमरा मैन भी बॉल के ऊपर ऐसे। अच्छा इतनी देर तक कैमरा मैन ऊपर रखेगा, बंदे की हार्ट बीट पता नहीं कैच हुआ, समझ रहे। और अचानक से अगर वो 6 हो जाए तो बंदा सीट से उछल पड़ता है, एक्सप्रेशन का कोई मौका नहीं मिलता, पड़ोगा लोग छम्बे लगा वो वाला एक्सप्रेशन किसका है, किंग का। कि जब वो मकड़ी पहुंच गई ना अपने जाले पर, तो इससे खुश होकर पता क्या कहा, ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जो मेहनत करते हैं ना उनकी अजमत को सलाम। द स्पाइडर ऑफ द डिफाइड डिस्पेयर, स्पाइडर ने क्या किया, ही इग्नोर्ड द डिसअपॉइंटमेंट, उसने मायूसी को रखा डस्टबिन में। क्या भाई अपनी जिंदगी में मायूसी नहीं है, और मायूस वो हो ना जिसका रब ना हो। माँ बाप ना हो जिंदगी में, बंदा मायूसी ना रखे भाई, क्योंकि उनकी जिंदगी में जितना किरदार था वो करके चले गए। और जिसका रब ना हो वो मायूस हो ना, जिसका रब हो दिल में कैफे तो बन जाए, दिमाग इसको मान ले, वो मायूस कैसे हो सकता है। माँ के शिकम में जो रिस्क दे सकता है, आलम अरवा में सलामत रख सकता है, वो दुनिया में सलामत नहीं रखेगा क्या। हम छोटी सी बात पे मायूस हो जाते हैं, जरा सी आत्माएं चाहती उसी से कंप्लेन कर दो, जो 70 माओ से ज्यादा करीब है, जो दिल में गुजरने वाले ख्याल को भी पढ़ लेता है, जान लेता है, इन्नल्लाह समीउन बसीर का मिजाज, तो उसी को हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, अजीब बात है। अच्छा जिसने हमारी जिंदगी में टेरिबल सिचुएशन किया होगा ना, उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हिम्मत नहीं होती। हम सच बोल सकते हैं, हक नहीं बोल सकते। इसी वहां पर लिखा हुआ है द स्पाइडर अब देयर डिस्पायर डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है डिस्पोंडेंस, डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी को उसने बालाए तक रखा, मट्टी पाई उसके ऊपर। ही कॉन्कर्ड मतलब ही बिकेम विक्टोरियस, उसने फतह कर ली ना, अपनी मंजिल पा ली ना उसने, तो व्हाई शुड नॉट आई, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। अब उसको एक मिला, एक मैसेज मिला, तो आखिर इस चैनल में क्या लिखा है, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड रेज इन माइंड, यानी ही मेंटेन हिमसेल्फ, उसने अपना जहन बनाया, अपने जहन को तैयार किया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और कहने वाले फिर कहते हैं क्या, कि दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, एक बार उसने फिर कोशिश की, एक बार उसने फिर कोशिश की, उसके जिस तरह से पहले कोशिश की थी। और आगे लिखा मैं दैट टाइम डिड नॉट फेल, फिर वो नाकाम नहीं हुआ, उसको कामयाबी मिली। मैं और आप भी जो होते ना, वी कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड, लेकिन ना वो लगन नहीं होती। अच्छा मैं आपको हिकमत वाली बात बताता हूँ, आपको शायद ये बात समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, हो जाता है किसी को समझ में आए। औरंगजेब बादशाह था ना, औरंगजेब बादशाह, शाहजहां का बेटा, जिससे उनका वो ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पर जाकर जो है ना, वहां जाकर देखता था कि खुराफात वगैरह होती नहीं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना आजकल, कि मर्द औरत मखलूक मज़ारात पर मौजूद होंगे वहां पर, और फिर बोलने वाले बोलते हैं ना मज़ार पे जाना ही नहीं चाहिए। भाई पागल के बच्चे, जिसको नहीं जाना चाहिए उसको नहीं जाना चाहिए ना, औरतों को तो कब्रिस्तान में जाने से मना किया गया, ठीक है। तो वो जब गुजरा ना एक दफा अपनी शाही आलिशान सवारी की तरफ, तो उसने देखा कि वो मतलब एक मज़ार के बाहर एक फकीर खड़ा है, ठीक है, और मतलब दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे मेरी आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे मेरी आंखें दे दे, अंधा था वो, और लोगों से पैसे मांगते चला जाता। अब वो बेचारा खड़े होकर ना उसके ढकोसले को देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा, उसकी हट गई। उसने क्या किया, अपने वजीर को बुलाया, उसकी जो मयान में तलवार थी ना वो खींच के बाहर निकाली। उसने कहा देख, मैं जा रहा हूँ बाजार में हाजिरी देने के लिए, फातिहा खानी करके मैं वापस आऊंगा, ठीक है। उससे पहले अगर तेरी आंखें वापस नहीं आई, अगर तेरी आंखें बिनाई वापस नहीं आई ना, मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अब वो बोल के चला गया। अब सोचिए, जाने में, फातिहा खानी करने में, 4 गुल पढ़ने में, सूरह फातिहा पढ़ने में हार्डली 10 मिनट लगते होंगे, ऐसे ही है ना भाई। अब वो जाना है और आना है, लेकिन अब इसकी बन गई जान पे। पहले ढकोसले मांग रहा था ताकि लोगों की हमदर्दी गेन करे। कई लोग होते हैं ऐसे, अपना गम बताते ताकि लोग आगे तरस खाएं, और आपको पता है वो अटेंशन सीकर होते। समझ रहे बात, चोट करने के लिए बोल रहा हूँ, बादनी बीमारी है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल एक बीमारी है। अब जब जान पे पड़ी आई ना, तो पहले तो वो दुआ मांग रहा था या अल्लाह, अच्छा तवज्जो कहीं और होती थी, मांग दुआ अल्लाह का,
अब जब जान पे बनी ना तो दिल से रोने लगा, क्योंकि अब उसको पता है कि अगर आंखें नहीं आई तो आंखें तो है नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। अब वो जब दिल से मांगने लगा ना, दिल से, क्योंकि पहले वो झूठी दुआ मांग रहा था, तौबा की मालिक देख मैं झूठी दुआ मांग रहा था, अब तुझसे मैं सच्ची दिल से दुआ मांग रहा हूं, तू मेरी आंखें वापस कर दे, वरना तुझे पता तेरा बंदा मुझे जान से मार देगा। 10 मिनट में रब ने बिनाई लौटा दी उसको। औरंगजेब बादशाह जब आया तो देखा कि हाँ वो खुशी के साथ खड़ा, हुजूर आप भी नजर आ रहे हैं, आपका जलाल भी और कमाल भी नजर आ रहा है। हम मेहनत करते हैं, लगन नहीं होती हमारी, हम बेदिली के साथ, जिस काम में मेरा और आपका इंटरेस्ट होता है ना, वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड ओवर, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, कभी नहीं करते। ऐसे ही ना यार, अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में, जिंदगी का मकसद औरों के काम है, और कोई समझे तो सही ना यार, व्हाई डू नॉट बी अंडरस्टैंड हियर देयर। आप अल्फाज में तासीर पैदा करें तो आपको मट्टी को सोना बना सकते हैं यार, अल्लाह ताला ने दी तो है एबिलिटी, बट वी डू नॉट रियलाइज, we do not consider over this particular critical situation there। तभी देखिए मैं तो अपने आप को हटाऊं ना, आपकी लाइफ भी बड़ी डिस्पर्स है, 24 घंटे सुबह उठते रात तक ऐसे दिन गुजरता पता भी नहीं चलता। अब आपने जो बच्चे शेड्यूल बना के रखते हो ना यार, ये काम करना है, इस दिन ये, एक दिन ये, एक दिन, उनका आधे घंटे का शेड्यूल इधर उधर हो जाए ना, आधे घंटे का, अगले 3 दिन सेट नहीं हो पाता। आप पता जो जानते होंगे वो समझते होंगे व्हाट एम आई मीनिंग अबाउट, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह अल्लाह ताला काम लेना चाहता तो जानवरों से भी ले ही लेता है, हम कोशिश नहीं करते। तो अब वो छोटी सी मेहनत तो बड़ी मेहनत तो मुस्तकी मिजाजी के साथ करेंगे ना बेटे, तो यू विल बी गिवन द ब्लेसिंग, आपको अल्लाह तबारक ना ब्लेसिंग जरूर देगा, ये तो बहरहाल मेरा मानना है। बहरहाल ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया। अब जरा एक फेवर करिएगा, पेज नंबर 57 पे आ जाए। ये टॉपिक मैंने पढ़ने दिया था ना आप लोग को, कितने बच्चों ने पढ़ा है इसको? अफ्रीकन विलेज पढ़ने दिया था मैंने, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द टेस्ट। हाँ ना, अफ्रीकन विलेज टेस्ट में है ना, तो इतना अजीब सा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? वैसे अजीब सा और गरीब सा भी लग रहा है, यानी अजीब और गरीब सा। इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन आंसर दिए मैंने कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग में, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 बुक के अंदर देखिए कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग डाली थी यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इसके आंसर ढूंढ के दिखा बुक में जल्दी। जहाँ ढूंढ रहे वहां नहीं है, बनाना पड़ेगा जवाब, इसके 9 पलक सवारने पड़ेंगे तब जाके जवाब मिलेगा। डिट्टो डिट्टो कॉपी मत किया करो, सवाल को पहले पढ़ो उसके बाद समझेंगे। सिक्सटीन हो रही था, 16 सर को बता दीजिए तो करेक्शन हो जाएगा। मिल गया जवाब? ये सवाल पांच पेपर में बार बार आएगा, बार बार आता है सवाल कि व्हाट आर द फूड क्रॉप्स ऑफ नाइजीरिया, व्हाट आर द कैश क्रॉप एंड हु टेंड देम।
जी, हैव यू फाउंड आउट द आंसर? तो जरा मुझे पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर बताइए जहाँ पे जवाब है, मैं देखूं कि जवाब मिला भी नहीं मिला। पेज नंबर 56 का। तो आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया और हैव यू एडिट समथिंग और नॉट? पहला सवाल है व्हाट आर देयर फूड क्रॉप्स? नहीं तो यहाँ पे सवाल इस तरह आता है कि व्हाट आर द फूड क्रॉप्स ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर जो फूड क्रॉप है तो क्या लिखेंगे? द फूड क्रॉप्स ऑफ आर प्लेंटेन्स, पोटैटोज, यम, ग्राउंडनट एंड पेपर। सही है। अच्छा, ये जो फूड क्रॉप्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? बाकी क्रॉप क्या होता है? मतलब आसमान में भेजते हैं। हाँ, यानी ऐसे क्रॉप जिनको बेचा जाता है बाहर और वी आर गोइंग टू गेट एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप। लेकिन इसको यहाँ पे बाउंड मत करिएगा कि सर फूड क्रॉप का मतलब दोज क्रॉप विच आर रिटेन इन द कंट्री वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं, और जो हम बाहर भेजते हैं फिर पैसे कमाते हैं तो वो कैश क्रॉप कहलाती है। ऐसा नहीं, लाइक बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है कि फूड क्रॉप्स बहुत एक्सेसिव एबंडेंस के अंदर वो कल्टीवेट होती है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो उससे भी जर्रा मुबादला कमाया जाता है, लाइक एक्सचेंज ऑफ मनी। अब उसकी पहले एग्जांपल ले सकते हैं, जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो चावल है ना, ये बेस्ट क्वालिटी का और बल्क क्वांटिटी में पैदा होता है, क्योंकि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट के अंदर जो अफ्रीका है ये दुनिया का सेकंड बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कंटेन्स मोर देन 35 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और हमारे पास एशिया में 48 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। अब चूंकि यूरोप के आधे से ज्यादा इलाका तो है ही ठंड के अंदर मौजूद, फिर इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, तो इन ममालिक के अंदर तो गर्मी ना होने के बराबर होती है। इनका तो नॉर्मल टेम्परेचर माइनस का होता है। नॉर्मल से मतलब जिस टेम्परेचर के अंदर वो लोग होते हैं, लाइक कनाडा है, यहाँ टेम्परेचर ही माइनस में होगा, -12 है, -13 है, वहां तक जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। उनका तो ऐसा होता है कि लाइक -4 में किसी दिन आता है ना टेम्परेचर -4, तो उस दिन वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं या पिकनिक टाइप का मोमेंट होता है उनका माइनस में। हमारे यहाँ तो भाई मतलब दिसंबर में एक बारिश हो जाती है, वो मतलब सारे रोमांटिक नाकाम की तरफ से सब भीगा भीगा था दिसंबर में। मैंने कहा हमारे यहाँ खुश खुश है, तेरा भीगा भीगा सा इलाज कर, मैन्युफैक्चरिंग मसला है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुत सारे फूड क्रॉप्स को भी बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है बेटे, तो वो कैश क्रॉप के अंदर कन्वर्ट किए जा रहे होते हैं। बहरहाल इसमें जो तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है कैश क्रॉप, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें कैश क्रॉप में 2 ही चीजें, ऑयल पाम और कोका ट्री जो है ये इसके अंदर आता है, और इससे फिर ये लोग पाउडर बनाने के बाद उसके फल को प्रेस करते हैं, खुश करने के बाद पाउडर बना रहे होते हैं, तो उससे चॉकलेट बनाई जा रही है। तो चॉकलेट जो है ये प्योर जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है unless or until some of the ingredients are added there। जब तक कुछ सामान इसमें जैसे ग्लूकोज है, शुगर वगैरह है, ये इस किस्म की जो कैल्शियम वाले विटामिन होते हैं, जब तक वो ऐड ना किए जाए तो प्योर चॉकलेट ना तो आप खा सकते हैं, इवन तो उसका पाउडर भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से ऐसा भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी गलत सिस्टम तरीके से एडॉप्ट किया ना आपने तो ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है। चॉकलेट डेंजरस होता है कंपैरेटिवली, इसको अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए। और प्योर चॉकलेट इस्तेमाल मतलब दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, कोई दवाइयाँ उसके बारे में मैंने सुना हुआ है, लेकिन आई हैवंट सीन आउट देयर। और कैश क्रॉप को टेंड कौन करता है? कौन जज्बाती इतना? ये 4 सवाल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने टॉपिक नंबर 14, 15, 16 टेस्ट के तौर पे दिया हुआ है। कुछ बच्चे